हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून, सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। और सभी को मैं बता दूँ कि आज की जो क्लास है वो हमारी डी लाइव हो रही है। ठीक है, लाइव नहीं हो रही है क्योंकि मैं जो है ट्रैवल कर रही हूँ, सो इस वजह से ये क्लास जो है मैं इस तरीके से ले रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता चल गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इससे पिछली क्लास जो थी उसमें मैंने आपको अलंकार करवाया था। अलंकार के साथ साथ मैंने आपको यूनिट 4 के जो है एमसीक्यूज करवाए थे। ठीक है, आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे, अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस है और वो रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आपके काम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारी क्लास किसके ऊपर है, तो जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है कि यूनिट 5 मैंने शुरू कर रखी थी और उसमें मैंने कबीर तक जो है आप लोगों को सारे पद करवाए हैं। ठीक है, तो कबीर तक के पद करवाए हैं, तो वहाँ तक आपको आई होप सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। वो सारे पद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि उनमें किस प्रकार की चर्चा की गई है, किस तरीके से जो है उसमें विरह जो है वेदना और वंदना वगैरह जो उसमें कर रखी है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि क्लास तो लेनी ही है ना, क्योंकि अभी तो एक एक दिन भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो हम किसी भी एक दिन को मिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है क्लास लेनी चाहिए। अगर जो है लाइव ना हो सके तो डी लाइव ही सही। ठीक है, तो इसलिए आप सभी के सभी ध्यान से समझेंगे आज के टॉपिक को, क्योंकि आज जो है मैं पूरा का पूरा जो यूनिट 5 है वो एक साथ ही लेकर आई हूँ। ठीक है, क्योंकि इसलिए एक साथ लेकर आई हूँ क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और टाइम पे कवर अप नहीं हो पाएगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे हम सारी की सारी यूनिट भी कवर अप कर लें और साथ ही साथ आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके की चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं संपूर्ण इकाई के महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपके सामने लेकर आई हूँ और उनको जो है आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे और अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए और सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें जो यूनिट 5 की वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जब आप यूनिट 5 को करेंगे तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ना। ठीक है, उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी एनटीए की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, एग्जाम अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा है यूजीसी नेट का तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। 20 तारीख जो है लास्ट है, तो सभी के लिए है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी साहित्य के वो सभी इसे भर लीजिए और साथ में तैयारी को शुरू कर दीजिए। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को जो है एक जैसे इक्वल टाइम दीजिए और अपना टाइम शेड्यूल सही कीजिए ताकि अब आप एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सको। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, लाइव क्लासेस जो कि चलती ही है हमारी, 5000 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और ये आपके मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अगर आप एक एक घंटा भी रेगुलर लगाओगे मेरी तरफ से अगर देखो तो 1-2 घंटा भी अगर आप रोज़ रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एमसीक्यूज करते हैं तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है, स्पीड आपकी बिल्डअप हो जाती है, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी पेड नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जब अगर हम इकाई 5 की बात करें जिसके ऊपर आज मैंने चर्चा करनी है तो वो यहाँ पर है हिंदी कविता। इकाई 5 है हमारी हिंदी कविता, जिसमें पृथ्वीराज रासो है, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हैं, विद्यापति की पदावली जिसका संपादन नरेंद्र झा ने किया है, पद 1 से लेकर 25 तक जो मैंने करवाए हैं। उसके बाद आता है कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादन किया गया है इसका और इसके पद है 160 से लेकर 209 तक।
फिर जायसी ग्रंथावली है, जिसके संपादक जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने नागमती वियोग खंड जो है वो पूरा का पूरा लिखा था। सूरदास जिसमें भ्रमर गीत के बारे में बता रखा है, भ्रमर गीत जिसमें उद्धव और कृष्ण के संवाद की चर्चा जो है वो हुई है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, पद संख्या 21 से लेकर 70 तक। तुलसीदास जिसमें रामचरितमानस जो है उसका उत्तर वाला जो कांड है उसके चर्चा यहाँ पर की गई है। बिहारी सतसई जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है और दोहा संख्या उनका 1 से लेकर 50 तक है। गणानंद की बात करें तो इसके संपादक विश्वनाथ मिश्र है, जिनके कवित संख्या 1 से लेकर 30 तक है। मीरा की चर्चा करें तो इसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी है, प्रारंभ से इनके जो 20 पद है वो उठाए गए हैं यहाँ पर। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिनका प्रिय प्रवास है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, इसमें से काफ़ी प्रश्न बनकर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी चर्चा मैं अभी आगे जाके थोड़ा और अच्छे से करूँगी। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती साकेत नवम सर्ग जो है इसका लिया गया है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी, जिसमें श्रद्धा लज्जा और ईड़ा। आधे से ज़्यादा सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो आपके मास्टर लेवल का है। तो जो लोग मास्टर, क्योंकि स्टूडेंट्स कल कह रहे थे क्लास में कि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड दैट्स वाई वो जो है क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग अगर मास्टर के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उसे भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट ही रहेगा। आप देख सकते हो कि मास्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका जयशंकर प्रसाद का जो है कमायनी आ जाता है, श्रद्धा लज्जा और ईड़ा वाला जो सर्ग है वो पूरा का पूरा उसमें आ जाता है, ठीक है। सरोज स्मृति आपकी पूरी की पूरी आ जाती है हिंदी में, और राम की शक्ति पूजा आ जाती है, कुकुरमुता आ जाता है उसमें, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैं कहूँ कि काफ़ी सारा तो उसमें बेनिफिट ही आपको वहाँ पढ़ लिया तो यहाँ पर बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना कुछ है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का हो गया, ये निराला जी का हो गया, जूही की कली, जागो, फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। तो इस तरीके से ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करती हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए भी चलूंगी। संपूर्ण इकाई के महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 में, ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आप चाहते हैं कि पेन कॉपी से थोड़ा बहुत नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और क्योंकि काफ़ी बेनिफिट ही है और आपको याद भी रहेगा कि आपको किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको पता भी रहेगा, और अगर पेन कॉपी निकालनी तो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। हल्का हल्का लिखते चले जाना तो उससे आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा। वैसे तो आगे वाला ये पृथ्वीराज रासो हो गया, खुसरो हो गया, विद्यापति कबीर, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं तो ये तो आपको क्लियर है ऑलमोस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में हमारा रेवा तट जो है वो आता है। पृथ्वीराज रासो में सबसे पहले आता है रेवा तट, ठीक है। रेवा तट की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी सदी में आया था, 12वीं सदी में। कौन सी सदी में, 12वीं सदी में जो है ये आया था रेवा तट। तो आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं और इन्हीं में से प्रश्न जो है यूजीसी में बनकर आ जाते हैं। और इसके कवि कौन है, इसके कवि जो है वो चंद्र बरदई जो है इसके कवि है। और पृथ्वीराज रासो में जो है सर्ग पूछ लेते हैं कि सर्ग कितने होंगे, ठीक है। साथ में इसमें जो है किसकी चर्चा की गई है, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की चर्चा की गई, उनके युद्ध का वर्णन किया गया जो कि रेवा तट में जो हुआ था उसकी चर्चा यहाँ पर की गई। और ये बहुत काफ़ी छोटा पार्ट है और मैंने आपको बताया भी था कि आगे चलकर रेवा तट के टॉपिक को काफ़ी बड़ा कर दिया जाएगा, तब इसमें से ज़्यादा प्रश्न जो है वो बनकर आएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए रेवा तट एक छोटा सा टॉपिक है अभी फिलहाल के लिए, और उसमें उतना ही पढ़ लेंगे तो अभी बहुत है, उन्हीं में से जो भी आएगा वही आएगा। तो मैंने आपको करवाया है रेवा तट वाला, आई होप आप उसी को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों की बात करें तो मैंने आपको पहेलियाँ भी करवाई है। पहेलियाँ किस तरीके की, 2 तरीके की पहेलियों का मैंने जिक्र किया आपको। एक तो होता है बूझ पहेली और एक होता है बिन बूझ पहेली। तो बूझ पहेली में जिस तरीके से आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या होगा इसका उत्तर, और जो बिन बूझ में क्या है, बिन बूझ में आपको पढ़कर ही समझ आ जाता है कि किसकी बात करी जा रही। तो पहेलियाँ तो नॉर्मल आप लोगों को पता ही है। मुकरियों में तो मुकरियों के अंदर ही उनका अर्थ जो है वो छुपा होता है और साथ ही साथ आंसर भी, उसका उत्तर भी उसी में होता है। तो अमीर खुसरो की ये पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, और इसमें से आपसे जो है अमीर खुसरो का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। तो अमीर खुसरो का टाइम पीरियड जो है 1255 से
ठीक है। 1255 से लेकर जो है 1324 ईस्वी तक माना जाता है वैसे तो अमीर खुसरो का टाइम पीरियड, पर कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको 1250 भी मिलेगा। ठीक है, 1250 भी आपको कहीं कहीं पे इनका टाइम पीरियड मिलेगा। वैसे 1255 है, 1255 है और 1324 तक इनका जो है जन्म और मृत्यु का समय जो है वो माना जाता है। और क्या पूछ सकते हैं इसमें अमीर खुसरो में से? तो अमीर खुसरो में ये पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो खड़ी बोली के पहले कवि जो थे वो अमीर खुसरो ही थे, तो ये पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा विद्यापति की पदावली। क्या हो जाता है? विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली में क्या है? सबसे पहले विद्यापति का पदावली के संपादक जो है वो कौन है, किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र छा ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र छा ने किया है। और इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा देखिए कौन सी लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर। इनकी भाषा है मैथिली में श्रृंगारिक रचना। कौन सी? मैथिली में श्रृंगारिक रचना, मतलब मैथिली भाषा है इनकी। ठीक है, उसमें इन्होंने श्रृंगारिक रचना मतलब श्रृंगारिक जो है वर्णन किया है। श्रृंगार इस तरीके से पढ़ता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो श्रृंगारिक जो है वर्णन जो है वो यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, तो मैथिली का श्रृंगारिक रचना जो है की हुई है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है कबीर के दोहे। तो वैसे तो मैंने विद्यापति का आपको सारा कुछ करवा रखा है, तो कोई इतना वो नहीं, पद सारे करवाए हुए हैं मैंने। कितने पद हैं ये तो पता होगा आप सभी को कि भूल गए? ठीक है, तो पता होना चाहिए कितने पद है, कितने की चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की है। कबीर के जो है दोहे की बात करते हैं तो कबीर के दोहे में क्या है? सबसे पहले तो ये 1941 ईस्वी में जो है कबीर के दोहे का वो किया गया है। और इसका संपादक किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भक्ति काल के प्रमुख कवि रहे हैं। कौन? कबीरदास जी भक्ति काल के जो है प्रमुख कवि के रूप में उभरे हैं। और साथ में इनकी जो बीजक जो है रचना, इनकी बीजक रचना में इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा है? याद है किसी को? किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीजक के कितने भाग बताए थे? 3 भाग बताए थे। कौन से? साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, ये 3 जो है बीजक के भाग बताए गए थे। और इसका संकलन जो है बाद में उनके शिष्य ने भी किया था, जिनका नाम क्या था? नाम याद है आप लोगों को कि उनका नाम क्या था उनके शिष्य का? किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? धर्मराज। क्या नाम था? धर्मराज। तो उनके शिष्य का नाम था धर्मराज और उन्होंने इसका संपादक जो है बाद में किया था किसका? बीजक का। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो थे बताने वाले थे और इसमें से प्रश्न जो है बनकर आ जाते। तो आपको वैसे तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने 4 करवा रखे हैं। आई होप आप उसे भी अच्छी तरीके से करके जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक भी कर लें और बेल आइकन दबा दें। और जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है वो तो आपको मिल ही जाएगी। और अगर आपने पृथ्वीराज रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति और कबीर नहीं किया है तो आप उसकी मेरी क्लास को देख सकते हैं, जो मेरी पुरानी क्लास अभी हुई है। अब बात करते हैं हम जायसी ग्रंथावली की। जायसी ग्रंथावली में देखिए पूरा का पूरा नागमती वियोग का वर्णन कर रखा है। यहाँ पे वियोग खंड का वर्णन पूरा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसका संपादक कब हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। 1924 में जो है इसका जो है इसकी रचना जो है वो की गई थी 1924 में। तो ये सब सन में आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही प्रश्न में जो है पूछ लिया जाता है, इसी से प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। इसके संपादक किसने किया है? तो अगर इसके संपादक की चर्चा करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने ही जायसी ग्रंथावली जो है वो उसका संपादक किया है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम भ्रमर गीत सार की। भ्रमर गीत जो सार है इसमें जो है इसकी रचना जो है कब की गई थी? 1925 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1925 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी।
सूरदास ने, और संपादक जो थे इसके कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार भी लिखा और जायसी ग्रंथावली भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही संपादक जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर मैं इसके विषय वस्तु की बात करूं, क्योंकि इसमें से विषय वस्तु के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न बनकर आ जाते हैं, तो इनकी विषय वस्तु में जो है इन्होंने निर्गुण जो है उपासना का खंडन कर रखा है। ठीक है, भ्रमर गीत में, ठीक है, निर्गुण उपासना का खंडन किया था इन्होंने। जो है कृष्ण के एकनिष्ठ जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, उसका इन्होंने वर्णन कर रखा है अच्छे से। उद्धव का जो है उपहास किया गया है, उसका वर्णन किया है। गोपियों की जो विरह भावना थी उनका पूरा वर्णन कर रखा है। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं ये सारी की सारी भ्रमर गीत में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं अगर कहूँ तो श्री कृष्ण और उद्धव का जो पूरा का पूरा और गोपियों के साथ जो संवाद था उद्धव का, वो यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस नज़रिए से ये सब प्रश्न जो है वो बनकर आ जाएंगे। तो ये सब चर्चाएं यहाँ पे ऊपर ऊपर से करनी है। अगर आप इसको भी पढ़कर चल जाते तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़कर चल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो, अगर कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी मुझे सेकेंड इकाई भी हमारी करवानी है, तो उसे भी आधा आधा करके मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा कर रही हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की बात करें तो यहाँ पर उत्तरखंड को लिया गया, अलग अलग इसके खंड है, कांड है इसके, तो उत्तरकांड को लिया गया है। जो इसका कब रचना की गई थी इसकी, 1574 में। तो आपको याद करना है, कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कब हुआ था, क्योंकि प्रश्न पूछ लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कशन करती रहूंगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपको बताती रहूंगी। तो सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कब हुआ है इसकी रचना, 1574 में। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरितमानस। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा आठवां है हमारा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई से अगर मैं बात करूं कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो इसमें रचनाओं के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको रचनाएं जो है अच्छी तरीके से करनी है बिहारी सतसई की, और इसमें रचनाएं अच्छी तरीके से करनी, क्योंकि उसी में से प्रश्न काफ़ी सारे यूजीसी में आ रखे हैं। और 60-62 में इसकी जो है रचना जो है उसका संपादन किया गया था। 60-62 में इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे जगन्नाथ रत्नाकर। कौन थे, जगन्नाथ दास, पूरा नाम था उनका जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो उन्होंने इसका संपादन किया था। तो बिहारी सतसई में से ज़्यादातर रचनाओं में से ही प्रश्न बनकर आ जाते हैं, और सन भी याद कर लेना 1662 में। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे है नौवें में क्या बताया गया है। नौवां है घनानंद कवित। घनानंद कवित जो है वो किसकी कौन है इसके संपादक, इसके संपादक कौन है, इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये आपको याद करना है, आप इसको साथ साथ याद कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो घनानंद कवित संपादक कौन है इसके, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो इसके संपादक है, और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से घनानंद कवित जो है वो लिखा है। मीरा के पदों में देखो, मीरा के पूरे पद यहाँ पर लिखे गए हैं, जितने भी मीरा के पद थे। तो मीरा की रचनाओं के, इसमें मीरा की जो रचनाएं हैं वो आप अच्छी तरीके से करके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न जो है इनकी रचनाओं में से ही बनकर आ जाते। तो मीरा की रचनाओं की और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। और इसमें जो है इसके संपादक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी इसके जो है संपादक रहे हैं, जिन्होंने मीरा के पद लिखे हैं। कब लिखे हैं, 1979 में। तो 1979 आपको सन याद रखना है, 1979 में इसकी रचना की गई थी, और मीरा की रचनाएं जो हैं वो भी अच्छे से पढ़कर जाएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया 11th वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पे प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास की जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। और जो प्रिय प्रवास है इसका जो रचना है वो 1914 ईस्वी में जो है, 1914 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी। हरिओद के द्वारा इनकी रचना की गई थी। और इसमें कितने सर्ग थे, सर्ग पूछ लिए जाते हैं इसमें से। तो सर्ग इसमें आप लोग लिख लीजिए कि इसमें 17 सर्ग थे। कितने सर्ग थे, 17 सर्ग की चर्चा की गई है, इसमें 17 सर्ग थे। ठीक है, और ये जो है खड़ी बोली के प्रसंग जो है महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का प्रसंग जो है महाकाव्य के रूप में इसको माना जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है प्रिय प्रवास के लिए पूछे जा सकते हैं।
तो 17 सर्गों में ये जो है पूरा का पूरा प्रिय प्रवास जो है वो लिखा गया है। तो यही अच्छी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। आगे आ जाइए, आगे आ जाता है हमारा भारत भारती। भारत भारती जो है इसकी रचना जो है वो कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी। साकेत नवम सर्ग जो है, साकेत का जो नवम सर्ग है यह भी जो है लिखा गया था 1931 में, 1931 में। और किसके द्वारा संपादित है ये दोनों की दोनों रचनाएं? ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण जो गुप्त हैं उन्होंने ये दोनों की दोनों रचनाएं लिखी। अब इनमें है क्या, तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर हम भारत भारती की बात करें तो भारत भारती को 3 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में विभाजित किया इसको? 3 खंडों में विभाजित किया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। तभी मैंने कहा कि कॉपी निकाल लीजिए, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, आपको थोड़ा हल्का हल्का याद रहेगा। फिर जब आप थोड़ा सा पढ़ने बैठेंगे उस टॉपिक के बारे में तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया, 3 खंडों में। और मेरे पास टाइम होता तो मैं और भी अच्छी तरीके से आपको ये करवाती, आपको बहुत मज़ा आता करते हुए। तो 3 खंडों में इसको डिवाइड किया है। कौन से? अतीत कांड में, वर्तमान कांड में और भविष्य कांड में, ठीक है। तो भारत भारती जो 1912 ईस्वी में लिखा गया उसको 3 खंड में जो है विभाजित किया गया है। अतीत कांड में, वर्तमान कांड में और भविष्य कांड में विभाजित किया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें साकेत का जो नवम सर्ग था उसमें क्या बताया गया, तो साकेत का जो नवम सर्ग है जो 1931 में लिखा गया था, इसमें पूरा का पूरा जो है उर्मिला का जो विरह जो वर्णन है वह पूरा का पूरा यहाँ पर किया गया। उसी से संबंधित यहाँ पर चर्चा की गई है कि उर्मिला का किस तरीके का विरह था और किस तरीके की विरह भावना उसका पूरा वर्णन यहाँ पर जो है इस पूरे साकेत जो है उसमें किया गया है, उसके नवम सर्ग में किया गया है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये दोनों की दोनों रचनाएं लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर स्पीड लग रही होगी तो थोड़ा धीरे बोल लूंगी मैं। अब हम बात करते हैं 13वें का। 13वें में क्या आ जाएगा? 13वें में आ जाता है हमारा आंसू। तो आंसू जो है ये कब लिखा गया है? ये लिखा गया है 1925 में। तो 1925 ईस्वी में ये लिखा गया है, ठीक है। कमायनी श्रद्धा, अच्छा कमायनी, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे एमए वालों के, तो मेरे ख्याल से एग्जाम चल रहे हैं, तो जितने भी मेरे एमए के स्टूडेंट्स हैं जो एमए कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, उन्होंने तो किया होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है हमारे हिंदी का। तो अच्छी तरीके से कीजिए, अपने जो भी आप करते हैं अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि यही सारा जो भी एमए में आता है वही सारा का सारा आधा से ज़्यादा सिलेबस तो हमारा यूजीसी में यही है, इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरीके से पढ़े, ठीक है। तो कमायनी में जो श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा का जो पूरा वर्णन किया गया है वो सारा का सारा आपने पढ़ा भी होगा, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो आंसू जो है, आंसू को क्या कहा जाता है? इसको मेघदूत भी कहा जाता है। तो इसमें से प्रश्न बनकर आ जाता है कि मेघदूत किसे कहा जाता है? कौन सा दूत? मेघदूत, ठीक है। तो आंसू को जो है मेघदूत भी कहा जाता है। और 1925 ईस्वी में जो है ये जो है लिखी गई है, इसकी रचना हुई है। कमायनी, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा जो है इसमें क्या बताया गया? इसमें नारी की जो आंतरिक गुण हैं, जो अंदर के उनके गुण हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। छायावादी, मैं कहूँ कि सौंदर्य का पूरा वर्णन यहाँ पर जो है किया गया है, क्योंकि छायावादी कवि थे, छायावादी कवि 4 ही है हमारे, और कितने जो है प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्हीं में से एक है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, उन्होंने पूरा यहाँ पे छायावादी सौंदर्य जो है वो दिखाने की कोशिश की है। तो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने यहाँ पर ईड़ा जो है, ईड़ा किस चीज़ का प्रतीक है? ईड़ा जो है यहाँ पे बुद्धि का प्रतीक जो है बताया गया है। और यहाँ पर जो है देवासुर जो संग्राम है उसकी चर्चा की गई है। मैं कहूँ लाक्षणिक जो भाषा है सीधे सीधे प्रयोग में लाई गई है, ठीक है। और जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म के ऊपर भी जो है आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी रचना जो है, रचना के ऊपर आ सकता है, तो 1935 में इन्होंने इसकी रचना की थी, तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। कोई 1936 भी बताता है, तो इसलिए 1936 अगर ऑप्शन में होगा तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 14वां आ जाता है। 14वें में आ जाते हैं हमारे जूही की कली, ठीक है। तो जूही की कली होगी जो कि 1916 ईस्वी में था, ठीक है, 1916 ईस्वी में था। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है ये,
काफ़ी इसमें 15 सर्ग जो थे वो 15 सर्ग थे इसमें, और 15 सर्ग जो है आपको 15 सर्गों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ नाम याद होने चाहिए क्योंकि इसके नामों को लेकर ही प्रश्न इसमें से बन जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी आपका। तो इसमें से आप जो है 15 सर्ग जो दे रखे हैं उनके नाम याद कर लेंगे। ठीक है, जूही की कली के 1916 में इसकी रचना की गई थी, और साथ ही साथ इसका जो है आपको संकलन जो है, संकलित कहाँ पर संकलित है वो, यहाँ से जितनी भी मैं चर्चा करूंगी उस सब में आपको संकलित का जो है पता होना चाहिए कि कहाँ पर संकलित किया गया है, ये कहाँ से उठाया गया है, ये पद पूरा का पूरा कहाँ से ये कविता जो है रचना जो है वो उठाई गई है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से आगे जितने भी हैं सारे के सारे टॉपिक्स वो सभी के सभी में से संकलित वाला प्रश्न जो है वो आवश्यक बन आ जाता है। ठीक है, तो जूही की कली जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परमल जो है, परमल में जो है संकलित है जूही की कली, 1916 ईस्वी में ये किया गया था। और इसमें ये था कि क्योंकि ये जो है निराला जी के द्वारा, ये सारी की सारी रचनाएं निराला जी के द्वारा है, तो जूही की कली जो है ये निराला जी के द्वारा संकलित है, तो उन्होंने ही इसको बोला कि इसको सरस्वती में जो है प्रकाशित करते हैं। तो सरस्वती जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित करने की बात की गई थी, लेकिन द्विवेदी जी ने जो है कहा इसको कि ये जो है अश्लीलता जो है भरे इसमें जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है, अश्लीलता जो है उसको दिखाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने इसके प्रकाशन के लिए जो है मना कर दिया था। तो इस वजह से जो है इसका प्रकाशन जो है वो नहीं हो पाया था सरस्वती में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी क्योंकि प्रश्न बनकर आ जाते हैं। सरोज स्मृति ये तो एमए में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा एक शोक गीत के रूप में आया है, और 1936 ईस्वी में जो है ये पूरा का पूरा इसकी रचना जो है 1936 में इसकी रचना हुई है। साथ ही साथ इसमें ये कहाँ संकलित था, तो ये पता होना चाहिए आपको कहाँ संकलित था। ये जो है अनामिका में संकलित था, तो पता होना चाहिए कि अनामिका में ये पूरा का पूरा संकलित था। उसके बाद है राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा क्या है, ये भी 1936 में ही जो है किया गया है, रचना इसकी हुई है। और अगर मैं इसकी संकलित की बात करूं कि कहाँ संकलित है, तो ये भी अनामिका में ही संकलित है। देखिए ये सारे के सारे जो है मैं बता दूं आपको, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसमें से तो काफ़ी प्रश्न बनकर आए हैं इसीलिए, और संकलित में से तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। संपादक अलग होता है, संकलित किसी पद में से उठाकर आपने किसी पॉइंट को, किसी अच्छे से पद को जो है उठाकर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप एक पूरी की पूरी रचना लिख डालते हो तो वो चीज़ हो जाती है। कहाँ से उठाया गया तो वो भी पता होना चाहिए, तो इसीलिए इनकी चर्चा आपको संकलित कहाँ से हुआ है वो पता होना चाहिए। कुकरमुत्ता जो है ये भी आपका एमए में है सिलेबस में। तो 1949 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी। ये पूरा का पूरा व्यंग्य जो है कविता के ऊपर कविता जो है व्यंग्य कविता थी, जिसमें बताया गया था कैसे अमीर और जो गरीब लोग हैं उनकी पूरी चर्चा की गई थी, उनका एक तरीके से व्यंग्य करते हुए उनकी और संकेत किया गया था। फिर आ जाते हैं हमारे ये जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार जो है ये एक तरीके से अनुबोधन जो है गीत था पूरा का पूरा, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई थी। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, तो बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये पूरा का पूरा अर्चना काव्य संग्रह है उससे ये उठाया गया है पूरा का पूरा। तो वहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। तो पूरा निराला जी की सारी की सारी रचना जो है वो कवि हमारे निराला जी की है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे लगेगा। ठीक है, तो हल्का हल्का आप पढ़कर जाइए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पढ़कर चले जाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों का। ठीक है, तो और अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा हल्का हल्का देख भी लीजिएगा। आगे आ जाता है 15वां हमारा। 15वां में क्या है, 15वें में हमारे पास है प्रथम रशिम। तो प्रथम रशिम में क्या है, 1919 ईस्वी में ये लिखा गया था, 1919 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या था, कहाँ पर संकलित है, ये तो पता होना चाहिए कहाँ पे संकलित है। ये वीणा में संकलित है, और कब वीणा में जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था, वीणा में इसका प्रकाशन जो है 1927 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। कब, 1927 में इसका प्रकाशन जो है वीणा में संकलित किया गया था, और बल्कि इनकी जो प्रथम रशिम जो अलग से लिखा गया ये 1919 में इसकी रचना की गई थी। परिवर्तन की बात करें तो 1924 ईस्वी में है, और ये इसका संकलन कहाँ मिलता है, ये संकलित है पल्लव में। तो पल्लव में संकलित है, 1928 में ये पल्लव में संकलित हुई थी, प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर इसको जो है इसकी रचना की गई 1924 ईस्वी में। अगला आ जाता है हमारा द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जो है 1934 ईस्वी में जो है इसका संकलित किया गया। इसका 1934 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, और इसका संकलित कब हुआ था, इसका संकलित तो 1936 ईस्वी में किया था।
तो इसकी वो 1936 में इसका जो है संकलित किया गया था। और कहाँ संकलित था? ये योगांत में संकलित था। किसमें? योगांत में संकलित था ये, ठीक है। और इसके कवि कौन है? अगर इनकी मैं बात करूँ तीनों की, तो तीनों की जो कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको पता होना चाहिए, कवि का नाम मैं लास्ट में लिखती चली जा रही हूँ। तो कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी कवि थी जिन्होंने ये लिखा था, ठीक है। तो प्रथम रश्मि हो गए, परिवर्तन हो गए, दूत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये तीनों के तीनों में जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद आगे जो है 16वां देखेंगे। तो 16वें में क्या है? बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। तो बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, तो ये जो है इसकी रचना जो है कब हुई थी? तो इसकी रचना जो है 1934 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। इसका संकलन कहाँ मिलता है? नीरजा में मिलता है। कहाँ मिलता है? नीरजा में इसका संकलन जो है वो देखने को मिल जाता है, वहाँ पर ये संकलित है। उसके बाद है मैं नीर बही दुख की बदली। कौन सी? मैं नीर बही दुख की बदली। तो मैं नीर बही दुख की बदली, इसकी जो रचना है ये 1936 में जो है इसकी रचना की गई। और इसका संकलित, अगर इसका मैं बताऊं कि संकलित कहाँ पर है, तो शांत गीत में संकलित किया गया है 1936 में। तो 1936 में शांत गीत में इसको संकलित किया गया, वहीं से उठाया गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर विकल है प्राण मेरे। फिर विकल है प्राण मेरे। मम्मी फिर विकल है प्राण मेरे, ये 1936 ईस्वी में जो है इसकी रचना जो है वो की गई थी। और यह मंदिर का दीप, यह मंदिर का दीप जो है 1942 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी, ठीक है। और इसकी रचना की गई और इसका संकलित कहाँ मिलता है? दीपशिखा में मिल जाता है। तो आप दीपशिखा देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका संकलित, और वहाँ से ये रचना जो है लिखी गई है। तो ये पूरी की पूरी रचनाएं, ये चारों की चारों जो रचनाएं जो मैंने आपको बताई है, इनके कवि कौन है? महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा के द्वारा ये रचित है। बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप। ये चारों की चारों रचनाएं इनके द्वारा संपादित है और ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। आगे बात करते हैं हम 17वीं की, 17वीं की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? रशिमरथी। तो रशिमरथी जो है इसकी रचना जो है वो 1952 ईस्वी में की थी। और इसकी जो पंक्तियां हैं वो कई बार रिपीट होती है, तो पंक्तियां काफ़ी आती है। तो इसमें से आप पंक्तियां याद करके जाना दोस्तों, क्योंकि वही इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सर्ग पूछ लेते, तो अगर सर्ग पूछेंगे तो आप याद रखना इसमें 7 सर्ग है। कितने सर्ग है? 7 सर्गों की चर्चा इसमें जो है की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। उर्वशी की बात करती हूँ, तो उर्वशी में जो है 5 अंगों में इसको व्यक्त किया गया है उर्वशी को, जिसमें काव्य जो है पूरा का पूरा, ये काव्य नाटक जो है श्रेणी से पूरा का पूरा उठाया गया, काव्य नाटक श्रेणी है पूरी की पूरी। और 1961 में जो है इसकी रचना की गई थी। और कवि कौन है इसके? दिनकर। तो कवि इन दोनों रचनाओं के कौन है? दिनकर है, रशिमरथी के भी और उर्वशी के भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्ग बता दिए मैंने आपको। और आगे 18वां देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 18वां नागार्जुन के द्वारा रचित है ये सारी की सारी। बादल के घिरते देखा, बादलों को घिरते देखा। तो बादलों को घिरते देखा ये आपकी कब है? 1952 ईस्वी में जो है ये जो है रचना की गई थी। और इसका संकलन जो है आपको युगधारा में देखने को मिल जाएगा। किसमें? युगधारा। तो युगधारा में आपको इसका संकलन जो है देखने को मिल जाएगा। युगधारा में इसका संकलन नागार्जुन के द्वारा ये कृत जो है लिखी गई है। उसके बाद आप कालिदास को देखेंगे, तो कालिदास जो है 1959 ईस्वी में जो है इसकी रचना जो है की गई थी। और इसका पूरा संकलन आपको जो है सतरंगों पंखों में जो है मिल जाएगा। तो सतरंगों पंखों में संकलित है पूरी की पूरी कालिदास की ये रचना, और वो आपको वहाँ मिल जाएगी। अकाल और उनके बाद, अकाल और उनके बाद इसका जो संकलन है, इसकी रचना जो है वो 1952 में हुई थी। उसके बाद है खुरदरे पैर। तो खुरदरे जो पैर है 1961 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, जबकि इसका भी संकलन जो है आपको सतरंगों पंखों में जो है वो देखने को आराम से मिल जाएगा, जैसे कि कालिदास का भी आपको उसमें मिल। तो कालिदास और खुरदरे जो पैर है ये पूरा वहीं से उठाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं शासन की बंदूक।
तो शासक की बंदूक जो है वो 1961 में किया गया। मनुष्य हूँ यह भी जो है यहीं से उठाया गया। तो इन सब के पूरे जो हैं ये सभी के सभी रचनाएं जो हैं वो किसके द्वारा रचित है, ये नागार्जुन के द्वारा रचित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो वो बता सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती चली जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बर्डन आसान लगे, आपको थोड़ा लगे कि हाँ हमें थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी है, कितने सर्ग है, क्या है हल्का। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देते हैं तो बर्डन काफ़ी हल्का हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ ताकि आपको सन वगैरह भी याद हो जाए और आपको इजी लगे, क्योंकि ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको फिर सिलेबस में नहीं मिलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप इधर उधर ढूंढो। उससे बेटर मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपका बर्डन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसको भी पढ़कर चले जाओगे तो एग्जाम में काफ़ी ये हेल्प कर जाएगा आपकी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बताती हूँ। 1919 में क्या है, 19वें में क्या है आपका, हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास में क्षण भर जो है ये 1949 में जो है ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई थी, ठीक है। तो हरी घास क्षण भर में ही ये संकलित भी है और वहीं से उठाई गई है। वहाँ पर ये संकलित थी 1950 में, ठीक है। तो 1950 में संकलित हुई थी, तो वहाँ से ली गई है ये। फिर है कलंगी बाजरे की। तो कलंगी जो है कलगी, कलगी बाजरे की आएगा, तो बिंदी लगा दी। कलगी जो बाजरे की यहाँ पे 1944 में ये जो है रचित की गई थी। एक दीप अकेला, यह दीप अकेला जो है 1953 में इसकी रचित किया गया। उसके बाद असाध्य वीणा, असाध्य वीणा जो है ये 1961 में जो है इसकी रचित किया गया। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार जो है 1967 में जो है रचित की गई। ये पूरी की पूरी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, रचनाओं के नाम भी आप साथ में याद कर लीजिए और साथ साथ में उनका जो रचना जिन्होंने लिखी है उनके कवि कौन है उनके बारे में भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। साथ में इनके सन मैं आपको लिखे हुए दे रही हूँ, और सन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसको लर्न करें और इसको लर्न करके आप उसे एग्जाम में जो है अप्लाई कर सकें। उसके बाद आता है 20वां। 20वां क्या है हमारा, गीत फरोश। तो गीत फरोश जो है इसकी रचना जो है कब हुई थी, 1953 ईस्वी में गीत फरोश की रचना हुई थी। सतपुड़ा के घने जंगल। तो सतपुड़ा के घने जंगल जो है 1959 ईस्वी में सतपुड़ा के घने जंगल जो है वो लिखा गया था। तो गीत फरोश में ही ये संकलित भी है, और जो सतपुड़ा के घने जंगल है वहीं पे संकलित है और उसी में ये लिखा गया था। तो उसकी रचना 1956 में हुई थी। इसके कवि कौन है, इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके कवि हैं। और अगर मैं पूरा का पूरा बोलूँ तो इसमें से जो है व्यंग्यात्मक जो है वो प्रश्न बनकर आ जाते हैं। तो व्यंग्यात्मक जो प्रश्न हैं वो यहाँ से बनकर आ जाते हैं। तो आपको इसमें से व्यंग्यात्मक ही प्रश्न जो है वो देखने हैं, क्योंकि उसके काफ़ी बार वो पूछे हुए हैं और रिपीटिशन भी हुई है कई बार। उसके बाद आगे हमारे कुछ अंतिम रह गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं क्या है। तो 21वां देखेंगे। 21वां में क्या है, भूल, ठीक है। तो 21वां में क्या है, भूल, गलती, ठीक है। ये क्या है, इसकी रचना कब हुई थी, इसकी रचना हुई थी 1964। लिखेंगे सभी कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे। उसके बाद आता है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो है ये भी 1964 में रचित है। अंधेरे में यह भी 1964 में रचित है। और आपको पता ही है इसमें से आपने मास्टर में कौन सी पढ़ी है, इसमें मास्टर में आपने पढ़ी होगी मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध के द्वारा रचित कौन सी वाली पढ़ी हुई है, तो आपने ये अंधेरे में पढ़ी है। तो अंधेरे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि उसमें क्या है, किन चर्चाओं की बात की है, कैसे उसके अंदर जो है भावना आती है और वो पूरा का पूरा वर्णित करते हैं। तो अंधेरे में पूरी की पूरी कविता जो है वो मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। ये आपने मास्टर में किया है अच्छी तरीके से, ठीक है। और भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये अगर तीनों की मैं चर्चा करूं तो तीनों का संकलन जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा नहीं, उसमें संकलित है ये पूरी की पूरी। चांद का मुख टेढ़ा नहीं, चांद का मुख टेढ़ा नहीं।
तो चांद का मुख टेढ़ा नहीं में संकलित है। और अगर मैं इनके खंडों की चर्चा करूँ तो अंधेरे में जो है, अंधेरे में आपने मास्टर में पढ़ा होगा, तो इसमें टोटल कितने खंड है? 8 खंड है। याद है कि भूल गए? जिन्होंने मास्टर कर ली वो भूल तो नहीं गए कितने खंड है इसमें? तो 8 खंड है इसमें, 8 खंडों की चर्चा जो है इसमें की गई है। ठीक है, तो इनकी पंक्तियों को याद कर लेना, क्योंकि इसमें से पंक्तियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछने को आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए उन पंक्तियों के बारे में। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी जो है संसद के सड़क तक, तो नक्सलवाड़ी संसद के सड़क तक ये होगी एक हमारी रचना। उसके बाद 197 मोर्ची राम, जो कि अकाल दर्शन है पूरा का पूरा। उसके बाद रोटी और संसद कल सुनना मुझे, रोटी और संसद कल सुनना मुझे, ये पूरी की पूरी है। और इसकी रचना कब लिखी गई है? 1976 में ये रचनाएं लिखी गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है, और ये ही सारे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से दोबारा से मैं बता देती हूँ इनमें से कौन कौन सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 19 वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, 19वां इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूँ तो 18वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़कर जाएं अच्छे से। 17 वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 16वें में से भी प्रश्न काफ़ी सारे बनकर आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है 14वां, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 14वां वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़कर जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके अलावा आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है? उसके अलावा आपका 11वां इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। 11वां आप करके जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप सीधा आ जाइए, सीधा आप चौथे में आ जाइए। 14 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कबीर में से तो आपको जो है बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो कबीर के दोहे जो है पूछ लेते, कबीर की पंक्तियाँ आ जाती है वो पूछ लेते हैं, तो पंक्तियों के ऊपर भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए और आपको समझाया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या किसको कितना ज़्यादा पढ़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सर्ग पढ़ने हैं, जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। संपादक किसका है, संकलित कहाँ पर है, कितने खंड है, कितने सर्ग है, रचनाएं किसके द्वारा संपादित है। तो ये सारी की सारी चर्चाएं जो है आपको करनी है, खुद के साथ पढ़ना है इनको अच्छी तरीके से, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी इकाई 5 है वो मैंने कंप्लीट करवा दी है, आपको पूरा का पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है, आप इसको अच्छी तरीके से करवा दो, तो ज़रूर मैं आपकी बात को जो है रखूँगी और उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा दूँगी। तो इकाई 5 में आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी कि हाँ ये टॉपिक नहीं अच्छे से समझ आ रहा, नहीं चीज़ ये क्लियर हो पा रही है, तो मैम आप करवा दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर वो टॉपिक करवा दूँगी। अपनी तरफ से मैंने पूरा ओवरऑल आपको एक साथ ही जो है इकाई 5 को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एक दिन लगाकर करते तो कम से कम 50 या 60 दिन हमारे इसमें लग जाते और एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो मैं तो पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट आपको सारा बता दिया। अब देखते हैं अगली क्लास कौन सी होती है और किस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप अच्छा लगा होगा। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, श्री राधे।